साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, हाल ही में एक मीटिंग हुई थी 10 जून को, और ये मीटिंग सरकार के और देश भर से कुछ स्टैंडिंग कमेटीज ऑफ वॉलेंटरी एजेंसी होती है, जिसको स्कोवा ग्रुप बोलते हैं, और ये पेंशनर्स ग्रुप के लिए पूरे देश भर में काम करती है। और ये ऑथेंटिक एजेंसियां होती है जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। और इनका एक, जिसके अंदर हमारी जो जेसीएम भी आती है, और सारे ने 10 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें सरकार के सारे उच्च अधिकारी, सचिव लेवल के और भी ऊंचे जो अधिकारी थे, वो सारे शामिल हुए और बहुत अच्छा मंथन हुआ। इस मंथन के अंदर जो चीज़ें मुख्यतः जो मिल सामने आई, उसके अंदर जो चीज़ें हम बोल सकते हैं कि जो हमारे काम की चीज़ें थी, जिसके अंदर ये मैंने पीछे एक, फिर आप बोलेंगे मैं बोल भी रहा हूँ और क्लिप भी बता रहा हूँ, लेकिन क्लिप में आपको ब्रीफ में मिल जाएगा। और मैं से इसमें जो थे वो कम्यूटेशन का था, फैमिली पेंशन का था, और नेशनल इंक्रीमेंट के बारे में था, और अपना फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है उनके बारे में था, और जो अपने स्पर्श की जो बहुत ही धीमी और जो खामियां हैं उसके बारे में बहुत गहनता से ये चीज़ डिस्कशन हुई। और साथ में 18 महीने का जो हमारा डीए बकाया उसके ऊपर भी हुई, लेकिन उसके ऊपर सरकार ने जो ये टोटल 7 मांगों के अंदर से 6 में स्वीकृति दे दी, लेकिन 7वीं 18 महीने की स्वीकृति सरकार ने नहीं दी है। तो ये था आपके पे कमीशन आने से पहले एक बहुत बड़ी बैठक का आयोजन। मुझे नहीं लगता कि इस बैठक के बाद में और किसी बैठक की आवश्यकता सरकार को है या होगी। अब हमें उम्मीद है कि 31 दिसंबर नज़दीक आ रहा है। अब इसमें 2 ही चीज़ें हैं, या तो जो आयोग गठित होना है वो 31 दिसंबर के आसपास ही होगा, और या फिर अब इस मीटिंग की रिपोर्ट, जब प्रधानमंत्री जी अभी बहुत बिजी है, इसकी रिपोर्ट जब जाएगी स्कोवा की, तो हो सकता है कि वो इसके आगे की कार्रवाई कर ले। तो ये तो था अपने 8वें पे कमीशन का अपडेट। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, डेली बहुत कुछ छपता है, बहुत कुछ सोशल मीडिया में आता है, लेकिन ये जो चीज़ आप है जो वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं, जो सरकार की वेबसाइट है। अब उसके बाद में जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे एयरफोर्स के जो चीफ एयर मार्शल है जो अमनप्रीत सिंह जी, आप सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो उन्होंने पॉइंट उठाए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, तो सबसे पहले हमें पूर्व सैनिकों और सैनिकों को उनका टाइमिंग देखना चाहिए कि वो कितने सीनियर बंदा, और वो भी चीफ के पोस्ट के ऊपर, और कितने सालों तक वो घुटता रहा उन पॉलिसियों से, उन अभावों से, वो उन कमियों से जूझता रहा, लेकिन वो अपने मुकाम को पाने के लिए आगे भी बढ़ता रहा। लेकिन जब सही मौका आया इस देश के लिए कहने के लिए, तो उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, और उन्होंने खोल के सरकार को एकदम देश के सामने बता दिया कि भाई आज जो हमारी मेन कमी है वो क्या कमी है, उसके ऊपर अगर सरकार ध्यान देगी तो देश का भविष्य सुनहरा है, और नहीं देगी तो आपको पता ही है कि आगे हमारे साथ में इस टेक्नोलॉजी के युग के अंदर इस युद्ध को, आज तो हमने जो भी संसाधन हमारे साथ थे, हमने लड़ाई लड़के जीत के आपको दे दिया, लेकिन आने वाले समय में पता नहीं ऊँट किस करवट बैठे। उन्होंने सबसे बड़ी बात के ऊपर जो एक कुठाराघात किया, वो कि जो देश की सबसे अच्छी विकसित माइंड का यूथ है वो बाहर पलायन कर रहा है यूरोपीय देशों में, और अमेरिका वगैरह जो भी है, जो तटस्थ देश है, वो हमारी जो पूरी क्रीमी लेयर है, जो हमारे यूथ की जो एक IITN वगैरह ये जितने भी है, यहाँ से भी करने के बाद में
वो सब बाहर क्यों जा रहे हैं, बाहर क्यों जा रहे हैं, और वो हमारे देश में रह के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर कुछ क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। कारण साहब बताया कि पैसा, यानी कि जो पैकेज उनको विश्व में बाहर मिलता है वो पैकेज भारत सरकार नहीं दे सकती, तो वो लोग यहाँ से जो हमारी जितनी भी कैपेबिलिटी या जो एजुकेशन और जो हमारी एक स्ट्रेंथ है रिसर्च की, वो यहाँ से क्वालिफाइड होने के बाद में भी बाहर के देशों में जा रही है, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। उनको किसी तरह से रोकें और उसको अपने देश के लिए समर्पित करवाएं, तो ये हो सकता है। देश का यूथ आज सेना में आना नहीं चाहता है। क्यों नहीं आना चाहता है? उसका मेन कारण है कि सेना में पहला जब आदमी चला जाता था तो उसको फिर अपने पीछे सामाजिक सुरक्षा की चिंता नहीं रही थी। सबसे बड़ी उन्होंने बात कही कि जब सामाजिक सुरक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया, एक बंदे को पता चल गया कि मेरे जाने के बाद में मेरी बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। यानी कि जब उसको पता कि इस फील्ड के अंदर सामाजिक सुरक्षा नहीं है, यानी कि मेरे बाद में फुल स्टॉप है, तो वो बंदा, ये एक ही ऐसा विभाग भारत सरकार में बचा था जिसके अंदर आदमी हंसते हंसते जान को गले लगाता था, अपने तिरंगे को ऊपर रखता था, क्योंकि उसको पता था कि मेरे देश के अंदर सामाजिक सुरक्षा है। अब सामाजिक सुरक्षा अग्निवीर की तरह खत्म कर दी गई। अग्निवीर को कुछ नहीं है। अभी भी जो शहीद हुए उनको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैंने पहले भी प्रश्न उठाया, तो उन्होंने इस बात पे बहुत जोर दिया सामाजिक सुरक्षा के ऊपर। फिर उन्होंने बोला कि वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी कि एक स्वस्थ दिमाग का काम करने का जो एनवायरनमेंट होता है वो इस देश में हमें बनाना पड़ेगा। अगर वो नहीं बनेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। और वर्किंग एनवायरनमेंट में बहुत कुछ चीज़ें आ जाती है कि उनको जो चीज़ चाहिए उसको उपलब्ध करवाना, और उपलब्ध करवाने के लिए क्या चाहिए? अर्थ का मतलब धन। यानी कि आपको अपने बजट को, जैसे इस साल डिफेंस का बजट काट दिया, तो कटौती नहीं करना है, हर साल बढ़ाना है। तीसरी और चौथी पांचवी सबसे बड़ी जो बात उन्होंने बोली है, उन्होंने बोला था कि एसेट, यानी कि संपत्ति, पूंजी। उन्होंने बोला था कि जब तक इस देश का निवासी, इस देश की सरकार सेना को अपना संपत्ति यानी एसेट नहीं मानेगा, भी ये मेरी एसेट है, ये मेरी पूंजी है, इसके साथ कोई मतलब समझौता नहीं होगा, इस एसेट को मेंटेन किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। अगर आप उसको मानते हो तो वो आप सोच लीजिए कि आपका देश के अंदर से लेके देश के सरहद तक की आपदाओं से लेके युद्ध से लेके हर जगह आपका ये एसेट काम आता है। आज इस एसेट को, आज अर्धसैनिक बल को जब पे कमीशन बैठता है तो उनको सिविलियंस की श्रेणी में काउंट किया जाता है। ये बात आप लोगों को पता है? जितने भी अर्धसैनिक बल है वो उनको सिविलियंस में काउंट किया जाता है, जबकि वो भी हमारी तरह अर्धसैनिक बल 24 आवर्स के नौकर होते हैं। मैं आगे की बात नहीं करना चाहता हूँ कि सरकार उसके बारे में क्या सोचती है, लेकिन जो वर्ड यूज किया जाता है पे कमीशन के अंदर, तो अर्ध जो सैनिक बल है उनको सिविल वर्ड यूज किया जाता है, न कि उनको मतलब ये सेमी फोर्स को या जो भी मतलब वो माना जाए, नहीं कर दिया जाता है। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है कि भाई विदेशों से हम लोग MOU साइन कर लेते हैं, सेना को पता है, एयरफोर्स को पता है, या किसी को हमें पता है कि ये चीज़ आने वाली नहीं है, तो आप साइन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं साइन आप, जब वो चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है? और जब वो मिलेगी तो या तो उसका पूरा सब कुछ आपके पास में होना चाहिए ताकि आप उस टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सके। कब तक आप, जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया है, जैसे कि हमने मतलब एक अपना सुदर्शन चक्र नाम रखा है S-400 का, तो जितने भी हमारे हथियार है, विमान हैं, गन्स का अम्युनिशन है, ये सारा हमारे पास में क्या है? उधार का सिंदूर है, दूसरे देशों से खरीदा हुआ सिंदूर। इस देश के अंदर पौधा पनपा के और उससे वो सिंदूर नहीं बनाया,
उसको जब बनेगा उसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा। इसमें कोई गवर्नमेंट की बात नहीं कि बीजेपी क्या कांग्रेस किया है, किसी ने भी उस पौधे को इस देश में गाड़ने की कोशिश नहीं की, ठीक है ना। नेहरू जी भी पहली विजिट में जब अमेरिका गए थे, उनको इनवाइट किया गया था और प्रोटोकॉल तोड़ के अमेरिका का राष्ट्रपति जब उनको हवाई जहाज में लेने के लिए आया था, और उसका मेन कारण था भारत को अपने पक्ष में करना। उस टाइम जब ये हम दीनहीन अवस्था में थे तब भी, क्योंकि वो जानता था कि ये देश बहुत ही, जो ब्रिटिश के साथ में लड़के विश्व युद्ध लड़ा है, ये देश बहुत ही जाबाज है। लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया। आप देख सकते हो, तो हमें IIT वगैरह जो इसमें जो हमारा खर्च है या कुछ हेल्प कर सकते हो इसके बारे में, तो हमें ये दीजिए ताकि हम अपने पैरों पे खुद खड़े होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री को बुलाया गया, उसने लंबी लिस्ट दे दी, हमें ये अम्निशन दे दो, गोला बारूद दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, और तब से ही वो उसका पिट्ठू बना हुआ है। हम अमेरिका के कभी पिट्ठू नहीं बने थे, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से हम अमेरिका के आगे चूं नहीं कर रहे हैं। भले ही आप जिसको कहना कहिए कि सरकारें कमज़ोर थी, कांग्रेस कमज़ोर थी, हिंदुस्तान कमज़ोर था, मतलब सब हम फेल ही फेल थे, लेकिन किसी अगर वृद्ध सैनिक के सामने मत बोल देना, क्योंकि उसने जिसने आज जिंदे बैठे हैं, जिसने 62 की लड़ाई लड़े हुआ बंदा भी जिंदा बैठा है, 65 का बैठा है, 67 का बैठा है, 71 का बैठा है, कारगिल का बैठा है। उनको जो सरकार के द्वारा दी गई उसके लिए वो खुद एक हथियार था। वो मानसिकता जो थी वो बिल्कुल अभी डाउन हो चुकी है, कि जब बंदा सेना में जाता था तो उसका हथियार वो खुद होता था कि बस मुझे इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देना है। तो ये चीज़ें जब ख़त्म हुई तो इस चीज़ को, अभी कितने जनरल आए हैं पिछले मतलब 15-20 साल में, आपने देखा किसी ऐसे डिफेंस के जनरल को जिसने खुल के बोल दिया कि हम लोग कहीं बहुत पीछे खड़े हुए हैं, विश्व के अंदर हम बहुत पीछे खड़े हुए हैं, हमें कुछ अपना खुद का करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें अपनी जितनी भी हमारी जो ये प्रतिभाएं हैं इनको रोकना पड़ेगा, इनको लेना पड़ेगा, इनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे, सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तब जाके ये बात बनेगी। तो इन्होंने बहुत ही गजब का बताया कि जब तक हम लोग खुद अपना मतलब डिफेंस रिसर्च विंग को मजबूत नहीं करेंगे, हमारे खुद के इंजीनियर इसको नहीं मतलब डेवलप करेंगे, तो आप सोच लीजिए हम पाँव पे खड़े नहीं हो पाए, ना थे, ना हैं, ना होंगे। आखिर हम आते हैं ओपी सिंदूर हुआ, जैसे भी संसाधन थे, चाहे सेना थी चाहे एयरफोर्स थी, इन्हीं दो का ज़्यादा रोल था। नेवी हमारी स्टैंड बाई पे थी, हो सकता है उसने कोई पार्ट, लेकिन ज़्यादातर एयरफोर्स का रोल था। उसके बाद में जो J&K का जो सेक्टर था वो आर्मी के पास था। अब इसमें कहीं पर भी डिफेंस ने अपनी 1% भी कमी नहीं रखी। देश को जो आदेश दिया उसको पूरा करके अपने देश के प्रधानमंत्री को सुपुर्द कर दिया। प्रधानमंत्री मंत्रालय से आदेश आ गया, देश का आदेश आ गया कि भाई हेल्ड अप, उन्होंने हथियार नीचे रख दिए। उन्होंने वो नहीं देखा कि भाई आगे क्या होना है क्या नहीं होना, उन्होंने अपना, हमारे फौज में हुक्म की पालना होती है, ये दो जगह ही होती है। एक आध्यात्मिकता जो सही मायने में चलती है तो संत मत में गुरु का हुक्म होता है, उसके ऊपर शिष्य के लिए कुछ नहीं होता है। एक सेना है, सेना के लिए अपनी सरकार से ऊपर कोई हुक्म नहीं होता है, सैनिक के लिए अपने अधिकारी से, अपने सीनियर से ऊपर का बढ़ के कोई हुक्म नहीं होता है, चाहे वो जिए चाहे मरे, लेकिन उसके सीनियर का जो हुक्म है उसके लिए वो सब कुछ है। ये उस देश की सेना है। लेकिन अब क्या कहा जाए, किस कंडीशन में, कैसे आज हम कहाँ पर है, वो जनता को खुद को तय करना है। पूर्व सैनिकों को खुद को इसके ऊपर आगे आके एनालाइज करके डालना है सरकार के अंदर, ग्रुपों में डालिए, कहीं भी डालिए, कि आप सोचिए कि हमारा आगे क्या होगा, आगे की लड़ाइयाँ क्या होगी। सब सैटेलाइट से लड़ना है, सब कुछ ही। और अभी आपने देखा पाकिस्तान ने सारी की सारी मिसाइलें चाइना की, और ड्रोन थे वो टर्की के।
अपना उसने क्या खर्च किया? कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये किया, उसके बाद में युद्ध चल रहा है और उसके अंदर आप सोच लीजिए IMF ने उसको पैसा दे दिया। सारे के सारे जो भी मेंबर है IMF के, एक हिंदुस्तान को छोड़ के कोई उसके सामने खड़ा नहीं रहा, ना वो किसी ने ऑब्जेक्शन किया कि मत दो। और ठीक तुरंत बाद जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, ठीक तुरंत बाद जो विश्व बैंक भी सामने आ गया और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आ गया, ADB भी आ गया, और उसने भी 700,000 करोड़ की मतलब वो सहायता दे दी। विश्व बैंक ने 40,000 करोड़ रुपए की वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए घोषणा कर दी। तो एक आतंकवादी देश पर उसके बाद में UN ने तो बिल्कुल ही रिकॉर्ड ही तोड़ दिया कि दूध का कटोरा देकर बिल्ली को उसके ऊपर रक्षक बैठा दिया। यानी कि आतंकवाद नियंत्रक जो समिति कमेटी है उसका अध्यक्ष बना दिया। जो उन पे सैंक्शन लगाने हैं, क्या करने क्या नहीं करने, उसका उपाध्यक्ष बना दिया। यानी कि जो आतंकवाद का जो स्वरूप विश्व में है, उसके दोनों जो दो कमेटी बनी है, उसमें एक में अध्यक्ष, एक में उपाध्यक्ष। तो आप सोच सकते हैं कि भाई उसको कोई आतंकवादी मान रहा है। अगर उसको आतंकवादी मानता अगर विश्व, तो उसके हाथ के अंदर ये चीज नहीं देता। ये हमें सोचना है। आप चाहे कितने भी बंदे भेजो, कितने डेलीगेशन भेजो, कुछ भी भेजो, वर्ल्ड का यूएनओ के अंदर आपको सामने ये उसका जो नेटिव था, जो उसका विचार था, जो थॉट था, वो आपके सामने। अब उसके बाद में मैं बोलता हूँ हर एक सैनिक एक्सपर्ट होता है जो सेना में काम करके गया है। उससे एक्सपर्ट डिफेंस के लिए कोई नहीं हो सकता, एक वैज्ञानिक भी नहीं हो सकता। जो सेना में फील्ड में काम करके गया है, सबसे बड़ा एक्सपर्ट वो है। और वो आज चुप क्यों है? वो क्यों, मतलब मैं पढ़ता हूँ, अरे जब पूरा काम, कल विमान क्रैश हुआ, सब पूरी आर्मी विद इन सेकेंड वहाँ पे नेवी पहुँच चुकी थी। और यहाँ पे कमेंट्स ग्रुपों में क्या डाले जा रहे हैं, इतने 1,000 करोड़ हमारे मतलब NGO है, सिर्फ RSS ही काम कर रही है, इतने 1,000 ये है, सब कुछ ये है, लेकिन हमारी RSS काम कर रही है। देश में हॉस्पिटल के अंदर RSS की टोपी लगाए हुए बंदे देख रहे हैं, उनकी फोटो खींच कर वो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है। और वो कौन चला रहा है? गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। और हमारे सैनिक खुद उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमारे सैनिक ये नहीं बोल रहे हैं कि थोड़ी विमान की साइट में देखो ना, वहाँ पर कौन खड़ा है, कौन सा NGO खड़ा है, कौन सी RSS खड़ी है, कौन सा विश्व हिंदू पर पड़ा है, कौन सा बजरंग दल खड़ा है। वो सारे के सारे सैनिकों के वर्दी में अंदर खड़े हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, वो कभी, मैं बोल रहा हूँ कि सेना को अपनी संपत्ति, अपनी एसेट मारने को तैयार ही नहीं है। हम सैनिक भी कभी अपनी सेना के बारे में ये थॉट नहीं कि सबसे ऊपर पहले सैनिक है, ठीक है ना। अरे वो कम से कम घिसी पिटी जैसी कौन सी जो भी थी, अरे कम से कम एक बोगी तो लगाती थी सेना के लिए एक ट्रेन में, अरे वो भी बंद कर दी। लेकिन चलो, हम नहीं कहते कि हमें सुविधाएं दो, जिसने देश के लिए करना है वो आगे आके करेगा, और वो जिंदगी भर करेगा, जब तक जिएगा तब तक करेगा। तो ये आप देख लो कि पाक कहाँ खड़ा है। अब 14 जून को आज अमेरिका का सैनिक दिवस है। उसके अंदर पाकिस्तान ने सबसे पहले तो उसको अपना फील्ड मार्शल बनाया, और अब अमेरिका ने विश्व में दोनों देशों को एक बराबर दिखाते हुए, अब अमेरिका को चाहिए था कि कैसे भी भारत को अपमानित करना, तो उसने एक कदम और उठाया कि उस फील्ड मार्शल को चीफ गेस्ट बनाया, या मतलब उसको अमेरिका में बुला के, वो 12 तारीख से लेके आज तक वहीं अमेरिका में बैठा हुआ है, और वो मुख्य अतिथि है वहाँ पर उस सेना परेड के अंदर, सेना के अंदर, मतलब जो सेना दिवस के अंदर। तो उसने भारत को ऊपर रखा नहीं, पाकिस्तान को ऊपर रखा, भारत को नहीं रखा। और भारत का अमेरिका कभी हो नहीं सकता। आप विश्व इतिहास पूरा छान मारिए,
जैसा तैसा था, रसिया हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि भारत हमेशा ही उसका सहयोगी रहा है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर का जितना जो था, हम कितना ढोल पीट लें, कुछ कर लें, गोदी मीडिया चाहे पूरा पाकिस्तान कब्जा कर ले, लेकिन हकीकत हकीकत रहेगी, सच सच रहेगा, झूठ नहीं बदलेगा। और जो पैसे मिले हैं वो उसने तो वापस अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा भी कर लिया, और बाकी उनके वहाँ पे 15-15, 20-20 बच्चे पैदा करने का रिवाज है, तो वो 100 आपने मारे, वो कम से कम कितने हज़ार पैदा और कर लेंगे, उससे कोई कमी नहीं होगी। हमें क्या मिला है, ये अभी भी हमारे सरकार को सोचने की ज़रूरत है। हमें अभी अपना जो विदेश नीति है इसके ऊपर बहुत बड़ा मंथन करना बाकी है। अगर वो समय रहते हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे जाके हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हो, इसमें अपना एक पॉइंट कहना चाहता हूँ। 2005 के अंदर हम 10वें स्थान पे थे। आप पीछे, आप अभी भी जाइए, अब तो बिल्कुल आपका एआई का युग है। 2011 के अंदर 2 संस्थाएं, एक तो विश्व बैंक ने भारत को थर्ड अर्थव्यवस्था बता दिया था परचेजिंग एंड कंज्यूमिंग में, थर्ड अर्थव्यवस्था विश्व की, और उसके बाद में पूरे विश्व ने, ठीक है ना, तो उसको मतलब थर्ड अर्थव्यवस्था 2011 में डिक्लेयर किया था। थर्ड, तीसरी अर्थव्यवस्था ये हिंदुस्तान। आज कहाँ है, कितना विदेशी ऋण है, कितना कर्जा है, कितनी एफडीआई है, कितना क्या, हम इस बातों में नहीं जाना चाहते हैं। हम सैनिक हैं, हमें तो अपनी सेना मजबूत चाहिए। अब कथनी और करनी में अब अंतर नहीं होना चाहिए। अब चाहे वो कार्यरत सैनिक है, सोल्जर है, अधिकारी है, उसको सरकार को बोलना पड़ेगा, प्रश्न करना पड़ेगा, जो चाहिए वो लेना पड़ेगा। नहीं होगा तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। यही पाक है, और यही पाक के साथ पूरा विश्व खड़ा है। पूरा विश्व, हमारे सारे छोटे से छोटे हमारे जो पड़ोसी है वो भी हमारे साथ खड़े नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूँ। हमें एक बार वापस अपने आत्मा को टटोलने की ज़रूरत है, सरकार से लेकर जनता तक, पूर्व सैनिकों तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। केंद्र सरकार की स्कोवा बैठक में पेंशनरों के लिए बड़े फैसले, कम्यूटेशन, एफबीए, नेशनल इंक्रीमेंट और 8वां वेतन आयोग। ये 10 जून की रिपोर्ट है, और ये जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के अंदर देश भर के पेंशन कर्मचारियों के हित के हाल ही में हुई स्कोवा स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलेंट्री एजेंसी फॉर पेंशनर्स वेलफेयर की बैठक में राहत भरी खबरें सामने आई है। विज्ञान भवन में नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, यानी कि सरकार इसमें शामिल थी, और विभिन्न पेंशनर्स यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्षों पुरानी मांगों पर विचार करते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक संकेत दिया। अब वो कौन कौन से हैं? कम्यूटेशन बहाली की अवधि घटाने पर सहमति। पेंशनर्स यूनियन की मांग की थी कि कम्यूटेशन की अवधि की 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। उनका तर्क था कि ब्याज दरों में गिरावट और पहले के वेतन आयोग की सिफारिशों को देखते हुए यह कदम उचित है। इस पर वित्त मंत्री ने सहमति जताई, और जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी किए जाने की संभावना है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि 5वें पे कमीशन में क्लियरली इसको है जो 12% करने के लिए ये मतलब सिफारिश की गई थी, जिसको सरकार ने हाँ या ना दोनों में से कुछ भी नहीं किया, न तो हाँ किया ना भी किया। पेंशन फैमिली प्रणाली, जो फैमिली पेंशन प्रणाली को सरल बनाया जाएगा, यह भी मुद्दा उठाया गया कि पेंशन की मृत्यु के बाद उसके फैमिली को पेंशन शुरू कराने में काफ़ी परेशानी होती है। केंद्र सरकार ने माना कि प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाने की आवश्यकता है। जल्द ही डिजिटल प्रक्रिया और स्वचालित प्रणाली के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ये हुई। उसके बाद में नेशनल इंक्रीमेंट पर आदेश। जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें पहले नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलता था। अब डीओपीटी द्वारा स्पष्ट आदेश जारी कर दिए कि मात्र
पेंशनरों को 1 जुलाई या 1 जनवरी का इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। फिक्स मेडिकल अलाउंस जो कि जिनको दिया जाता है तो वो 1000 से बढ़कर 3000 या 5000 की विचार करने में विचार किया जाए। तो वर्तमान में पेंशन भोगी को 1000 प्रति माह का एफएम में मिलता है, जो महंगे इलाज और दवाओं की लागत को देखते हुए अपर्याप्त है। यूनियन ने इसे 3000 से 5000 करने की मांग की। केंद्र सरकार ने इस 8वें वेतन आयोग में समस्या का आश्वासन दिया है और इस पर पोर्टल से जुड़ी समस्या पर सरकार की प्रतिक्रिया है। रक्षा पेंशन भोगियों के लिए स्पर्श पोर्टल में कई समस्याएं सामने आए, जैसे कि एडिशनल पेंशन या कम्यूटेशन रिस्टोरेशन में देरी। सरकार ने माना कि यह पोर्टल अभी नया है और इसमें तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं। जल्द ही पेंशनर को बेहतर अनुभव मिलेगा। 18 महीने के डीए की एरियर का सरकार का रुख। कोविड महामारी के दौरान 18 महीने के डीए और डीआर एरियर को सरकार ने फिलहाल इनकार कर दिया है। इस पर पेंशनर यूनियन ने नाराजगी जताई है और मांग को जारी रखने व आंदोलन की चेतावनी दी है। यूनियन का कहना है कि यह उनका हक है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में सुधार के लिए भी सुझाव दिया गया, जिसके अंदर मैन पावर की कमी है, उनको दूर करने के लिए भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। निष्कर्ष यही है कि भी स्कोवा बैठक में पेंशनरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और कुछ मुद्दों पर सहमति भी बनी। कमेटी की जो कम्यूटेशन अवधि में कटौती, फैमिली पेंशन पर सरलता, नेशनल इंक्रीमेंट मान्यता, एफएम में वृद्धि की योजना, स्पर्श में सुधार, CGS में सुधार और 18 महीने की डीए का संघर्ष, ये था पूरा ही इन सभी पहलुओं आने वाले समय विस्तृत सरकारी आदेश और घोषणाएं सामने आ सकती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत महज 6 साल में 2011 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हालांकि अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा, जिसके बाद चीन का स्थान रहा। उल्लेखनीय है कि 2005 में भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। कहने का मतलब ये है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था 2011 में ही बन गया था। अब आप चौथी, पांचवी चाहे कुछ भी कहो, ठीक है ना, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हैं। विश्व बैंक ने भी परचेसिंग पावर के ऊपर भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना था उस टाइम में, 2011 में। जय हिंद, जय भारत। ये जनसत्ता की 2024 की रिपोर्ट थी, जिसमें उन्होंने बताया गया था कि 1991 में सुधार लाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए थे। और यहाँ पर आगे बताते हैं कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी 2005 के बाद में, लेकिन 2011 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पर थी? अप्रैल 2014 में जारी रिपोर्ट में वर्ष 2011 के विश्लेषण में विश्व बैंक ने क्रय शक्ति समानता, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया था। ये विकिपीडिया ने दिया है, न कि किसी एरिगरे नथुगरे ने दिया। लेकिन कौन सुनेगा इस चीज़ को, मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि देश कहीं और ही जा रहा है।